अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम कह सकते हैं कि वीक का लास्ट डे है और फ्राइडे के दिन 2 ट्रेडिंग सेशंस देखे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी देखी गई, कुछ फ्लक्चुएशन, वॉलेटाइल सिचुएशन और लैक लस्टर बिहेवियर देखा गया। लेकिन आफ्टर अनदर सेशन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई सेकेंड सेशन के अंदर, और इस पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छी अचीवमेंट ये है कि 45,000 का माइलस्टोन अगेन जो है वो अचीव हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक रिदम मेंटेन किया जा रहा था या एक मोमेंटम जो कि काफ़ी अर्से से मिसिंग था, वो इस वीक के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हुए फर्स्टली हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में देखा गया। इसके साथ साथ 45,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। 200 अबव पॉइंट्स का इजाफा स्पेसिफिकली इन अ डे देखा जा रहा है। इट मीन्स के इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और जो न्यूज़ आ रही है उसका भी एक इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव देखा जा रहा है। जैसे हम आज RDA के हवाले से बात करें, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्वीट की है, उसमें बहुत अच्छी चेंजेस हम देखते हैं। एक खुशखबरी देखी गई है कि रोशन डिजिटल अकाउंट की जो एक सक्सेस है वो देखी जा रही है। 23,312 न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं और इस मंथ के अंदर $290 मिलियन जो है वो भेजे गए हैं थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट डिपॉजिट किए गए हैं। इट मीन्स कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया, वो बड़ी राइट डायरेक्शन में देखा जा रहा है। और अगर आप पूरा एक ईयरली परफॉर्मेंस देखें या फिर एक फिस्कल ईयर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे मार्च का जो मंथ है वो सबसे ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एक सक्सेस है और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस का भी इजाफा होगा, हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इन रियल इस्टेट आए या फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए, कहीं पर भी आए, लेकिन आएगी पाकिस्तान में, और ये ही हमारी रियल सक्सेस है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल और भी न्यूज़ है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। करंट फिस्कल ईयर कैसा देखा गया है और कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर से कुछ जो है कंपैरिजन किया जाए तो इस ईयर के अंदर हमने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। और साथ साथ हमारी जो प्लानिंग देखी जा रही है, जैसे कि एक प्लानिंग का नतीजा तो हमने आज ही देख लिया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो हमने कर रखी हैं, तो उसका एक वाज़े तौर पर रिजल्ट जो हैं वो आने अभी बाकी हैं। तो वो भी क्या है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो भी एक प्लानिंग देखी गई है उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं थ्रू आउट हम देख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस काफ़ी हद तक देखे जा रहे हैं। एक हसल बसल देखी जा रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल नॉइज़ ओवरऑल काफ़ी हद तक विटनेस किया जा रहा है। तो ये आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र सुबहानी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे सलीमुज़्ज़मा साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं ज़फ़र सुबहानी साहब से। ज़फ़र साहब, एक अच्छी चेंजेस देखी जा रही हैं, अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव लिए गए थे जो कि उस वक्त अनपॉपुलर थे, लेकिन अब उसके एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के बाद जो अब नताइज आए वो तो सामने ही है। देखिए, आज तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई रिगार्डिंग RDA अकाउंट के अंदर कि रिकॉर्ड $290 मिलियन पाकिस्तान में आए। और रेमिटेंस की जहाँ तक बात की है, रेमिटेंस ऑब्वियसली पीक हो गई थी लास्ट ईयर और अब भी रेमिटेंस जो है वो एक वक्त लोगों को ऑब्जर्वेशन था कि अब रेमिटेंस हमारी डाउन पे चली जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि रेमिटेंस डाउन नहीं हुई है। जो इंक्रीज परसेंटेज है वो डेफिनेटली उस तरह का नहीं है इसके जो लास्ट ईयर का। तो जाहिर है कि ये नंबर्स के नॉट इंक्रीज एवरी टाइम। तो एक रेमिटेंस जो है अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 32 बिलियन डॉलर्स जो है हमारे रेमिटेंस के लिए आएंगी। जिस तरह से ऑयल की प्राइसेस हैं और कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा इस वक्त जोर है कि हमारे पास FX कहाँ से आए। बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए है, हमें बार बार लोन भी लेना पड़ता है। अब देखें, कल एक आई न्यूज़ कि हमारा $3 बिलियन हमारे जो है वो कम हो गए, आपके $2 बिलियन कम हो गए रिजर्व, बिकॉज हमने एक लोन पे किया है आपका और उसके अगेंस्ट एक वो अगेंस्ट फाइनेंसिंग आने वाली है। बट कल का जो नंबर्स आए उसमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है, बट एक नोट भी आया जरूर कि उसके अगेंस्ट रिप्लेसमेंट भी आ रहे हैं। तो हमारा इस वक्त चैलेंज है बिकॉज ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बाकी कमोडिटीज बढ़ी हैं और साथ साथ हमारी, बट अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक्सपोर्ट है, हम एक्सपोर्ट जो है
वो 25 से आगे बढ़ नहीं रहे थे। हम 25 पे जाते फिर 20 पे आ जाते, तो 20-25 की खेल में थे आपका। अब ये बड़ा क्लियर नजर आता है कि जो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो इस वक्त तकरीबन 20% के ऊपर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेड की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो अराउंड 28-30 बिलियन के करीब, 30 बिलियन के करीब आ जाएंगी, जो खुशाइन बात है, जो चैलेंजेस कंट्री को है उसके लिए जो है पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी है, ये एक अच्छी बात है। प्लस एक और जो चीज़ अच्छी जो बात हुई है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स है। आईटी इज एन ईजी थिंग एज कम्पेयर टू ट्रेड। आईटी के अंदर बेसिकली आपको एफएक्स लेना, इनपुट नहीं लेना पड़ता है। बिल्कुल 2.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी हमारी आईटी की लास्ट ईयर। अब जो नंबर्स आते हैं वो कहते हैं कि 3.2 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट तक पहुंच जाएंगे आईटी के इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर। बट ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम अपने ज्वाइनिंग कंट्रीज इंडिया की देखें। इंडिया इज नाउ 27 बिलियन डॉलर्स पर मंथ एट आईटी की एक्सपोर्ट है। और हमारा ऑब्वियसली वी हैव अ मास लोग हमारे पास आईटी के रिसोर्सेज हैं, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब इसमें यह है कि इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आईटी के आपके बैचलर्स और मास्टर्स निकल रहे हैं, बट उनकी एक फोकस ट्रेनिंग है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस वक्त काम किया है। बट ऑब्वियसली यू कांट गेट द रिजल्ट स्ट्रेट अवे, इट टेक्स टाइम। तो आईटी की एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है कि एज कम्पेयर टू टेक्सटाइल और गुड्स वो ये आसान है, जिसको आप 10 अरब डॉलर जो है सर, वो ले जा सकते हैं। रीजन कि यही प्लानिंग की गई है, इसी तरीके से लोग जो हम कह सकते हैं कि जो एक मैचिंग बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि ये ऐसे नॉर्म्स सेट हो जाएंगे, ऐसे टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे और ऐसी चीजें सब्सिडाइज की जाएंगी। दिस इज द रीजन कि आज ही हमने देखा कि कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब आप प्लीज ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन जो कि काफी अरसे से ड्यू है, इसके ऊपर काम तो होता है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते, तो उसके बारे में भी कुछ रोशनी डालिए कि प्लानिंग का वो भी हिस्सा रही है। देखिए सर, क्यों उसके रिजल्ट्स जी नहीं आते? प्राइवेटाइजेशन रिजल्ट एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन है जिसका मैं बोर्ड मेंबर हूँ फॉर्चुनेटली फॉर लास्ट 7 years। बट जब रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज उसमें एक प्राइवेटाइजेशन जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। एक उसके अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, वो तमाम चीज़ें एक साथ चलते हैं। और इस वक्त जो है वो अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग में जो मिनिस्ट्रीज होती है ना वो बहुत टाइम लेती हैं डिसीजन मेकिंग की। एक डर खौफ उनका है तो कोई डिसीजन के अंदर वो उस तेजी से नहीं लेती है आपकी। एंड देन ऑल्सो समटाइम कैपेसिटी का इश्यूज भी है, कैपेसिटी को देखें। ये जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि जो 2 पावर प्रोजेक्ट थे, एलएनजी के प्रोजेक्ट थे, दो बहुत इजी था कि जो है ना बिल्कुल न्यू ब्रांड थे, कोई उनके ये नहीं था कि हैंगओवर्स नहीं थे आपके। लेकिन उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली कोविड का आ गया तो वो प्रोसेस स्टॉल हुआ। फिर भी जो इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, ईसीसी का फोरम है, हर जगह के मिनिस्ट्रियां करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक लोगों को डर होता है डिसीजन मेकिंग का, उसकी वजह से और कैपेसिटी का इशू है, उसकी वजह से चीजें इतनी फास्ट नहीं हुई। अब भी मैं ये कहूंगा कि 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इस वक्त जो है जिसे जो है वो नेक्स्ट 1 year के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। सबसे बड़े मैं स्टील मिल की बात करता हूँ। स्टील मिल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा सिंपल कर दिया उसको। जो एग्जिस्टिंग स्टील मिल है उससे जो एक आपका अलग से एक कंपनी बना के जो है जो एसेट ट्रांसफर किए हैं, लैंड को लीज कर रहे हैं, एक आसान स्ट्रक्चर बना दिया है। सर और यही वजह है, स्टील मिल की आपने बात छेड़ ही दी है तो उसी के ऊपर भी फर्दर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा है कि स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे पास रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, स्टील सेक्टर पूरा ही परेशान दिखाई देता है क्योंकि उनका एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर ड्यूटीज़, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसको वैल्यू एडेड कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। सर, स्टील सेक्टर एक ऑलरेडी मम्मा बन चुका है, तो स्टील मिल का होना और फिर प्राइवेटाइज होना ये भी इटसेल्फ हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होंगी जिसको अगर काम कर लिया जाए। तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती, या क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसके वो टैकल नहीं किया जाता, या टैकल करने के बजाय उसको थोड़ा सा वाइप आउट कर दिया जाता है स्क्रीन से? ये बात है कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री जो है इस ट्रांजिशन को, जैसे मैं कहता हूँ मदर एंड फादर ऑफ ट्रांजिशन, बिकॉज ये ट्रांजिशन जो है स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर एक रेगुलर इंटरेक्शन जो है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 2 वीक पहले भी आपका प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको एक रिव्यू किया कि क्या क्या इश्यूज कहाँ तक का है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह के ऊपर है। बट एज आई सेड कि जो है
بہت سارے ایریاز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. فائنانس منسٹر صاحب ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کرتے ہیں. بٹ ایز اے سیٹ کہ جو ان آرڈر ٹو انشور کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, کوئی چیز آخر میں کوئی کورٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جائے, تو بہت سارے اسٹیپس کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے جو 7 سال ہو چکے ہیں اور اسٹیپس نہیں, وہ تو خیر ایک انفارچونیٹلی 2006 کے اندر. چلیں سر, یہاں میں آپ کو پاز کرتی ہوں, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور میرے پیچھے یہ رنگا رنگ سی بلڈنگ جو ہے یہ F7 میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوگی, اور اس کے اوپر نام بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے, کھابا بائی نعمان مسعود. اس کو دیکھ کر نا ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ بندہ بڑا رنگین مزاج ہے. مڈ ایج کرائسس میں آ گئے ہیں آپ, اسکرین پہ نہ بیٹے لگتے ہیں نہ باپ لگتے ہیں. لوگوں کو بندھن یاد ہے, لیکن آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ کیا رہا؟ ایسے لگتا ہے فرح کہ میں نے بندھن کے علاوہ آج تک کچھ کیا ہی نہیں. یہ جو سفر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میری بہن ہے, ان لوگوں نے مجھے ایک نوجوان رکھا ہوا ہے کہ یار یہ ہنستا کھیلتا اچھا لگتا ہے کیونکہ سب کا خیال رکھتا ہے. آپ خود بھی تو ڈائریکشن وغیرہ ان تمام چیزوں میں بھی وینچر کیا, تو خود نہیں کبھی سوچا؟ ہم تو اب ATM مشین ہیں سارے پروڈیوسرز. The one who was able to hold this, جسے کہنا چاہیے نا Wild horse. Wild horse. So let's go and meet her. شادیاں محبت کی بیسس پہ ہوتی ہیں, وہ نہیں چلتی. شادی کے بعد محبت ہونی چاہیے, وہ چلتی ہے. یہ نعمان کا نظریہ ہے, میرا نظریہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس نے محبت کی, میں نے اماں کے کہنے پہ کی, اس کے بعد پھر مجھے اس سے محبت ہوئی. اس سرکش انسان کو آپ نے کنٹرول کیا, کنٹین کیا. بہت ظالم ہے یہ, بس میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ بہت ظلم ہوتا ہے. بھابھی, خوبصورت آدمی سے شادی کرنی چاہیے؟ دل خوبصورت ہونا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. سلیم صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سابق صدر ہیں کاٹی کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کے ٹاپکس اوبویسلی ایک اکانومک گروتھ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو اکانومک گروتھ ناؤ ڈیز جو کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, چاہے آپ انٹرنیشنلی چیلنجز دیکھیں, رشیا اینڈ یوکرین کا جو ایک اوبویسلی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, یا آپ لوکلی دیکھیں تھوڑا پولیٹیکل نوائز جو ہے وہ ایک اچانک سے زیادہ بڑھ گیا ہے, جبکہ ہم اکانومک انڈیکیٹرز کافی اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں. تو چیلنجز کتنے ہیں اور اکانومی کس ٹریک پہ دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ جی تھینک یو نتاشا. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چیلنجز اس وقت ہمارے پاس ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں, ہمارے پاس انٹرنل چیلنجز بھی ہیں. ایکسٹرنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو دنیا بھر کا ایک گلوبل سینیریو چل رہا ہے, جس کے اندر آپ یوکرین کی بات کرتے ہیں, یوکرین اور رشیا والا ایک میٹر چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہیں. پوسٹ کووڈ جو ایک پرائس انکریزز ہوئی ہیں, کووڈ کے زمانے کے اندر جس طرح سے دنیا کے اندر ساری چینجز آئیں اور دنیا کی اکانومیز کافی اس میں ایک ہم نے دیکھا کہ ریپڈ چینج آئی ہے کہ کون سی ایکسپورٹنگ اکانومیز تھیں وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہیں. پاکستان کو اس میں بینیفٹ بھی ملا ہماری اچھی پالیسیز کی وجہ سے. اس کا ایک انٹرنیشنل سینیریو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چل رہا ہے. جو دوسرا لوکل سینیریو ہے وہ آج کل جو پولیٹیکل ایک گہما گہمی ہے اور جو ایک ساری صورتحال چل رہی ہے سیاسی, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ایک انسرٹینٹی جس جگہ پہ بھی ہوتی ہے, جس کنٹری میں بھی ہوتی ہے, تو اس کی اندر اکانومی کے اوپر ایک نیگیٹو اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی کہ جو سارا ایک سینیریو ڈیولپ ہوا, اس کی وجہ سے ہمارا جو روپی ہے اس کی قدر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمی آئی ہے. اور اس کے علاوہ انسرٹینٹی جب ہوتی ہے تو آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ فوری طور پہ رک جاتی ہے. آپ کے جو ایون ایکسپورٹ آرڈرز ہیں اس کے اندر ایک انسرٹینٹی آ جاتی ہے کہ وہ جو آرڈرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ایسی کنٹریز کو دینا جہاں پہ ایک اسٹیبلٹی ہو, جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ ان کی جو سپلائیز ہیں وہ طریقے سے انشور ہو سکیں گی. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم ایک بہت چیلنجنگ سینیریو فیس کر رہے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اور انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. پرٹیکولرلی جو اکنامک ڈائریکشن تھی ملک کی, آئی تھنک دیٹ واز سلولی اینڈ گریجولی گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن جو کہ ایک چل رہی تھی, کیونکہ ہم نے اس کے اندر کافی بہتر اسٹیپس لیے. آلدو بہت سارے چیلنجز تھے
تھے لوکلی بھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے ہمارے جو ایشوز تھے بڑے سیریس ایشوز تھے. انرجی کرائسس واز اے بگ چیلنج جو کہ انڈسٹری فیس کر رہی تھی. انرجی کے اندر آپ گیس کی سپلائیز آپ نے دیکھا کہ دس واز دا ورسٹ ایئر جو کہ گیس کی سپلائیز کے حوالے سے تھا. تو چیلنجز سارے اپنی جگہ پر تھے, لیکن آئی تھنک اوور آل اگر ہم ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ڈائریکشن تھی دیٹ واز گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. رائٹ, چلیں جی, کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ نہیں, ان ظفر کی صاحب جو پلیز. بات ایک تھی کہ حالات ملک میں ڈیفینیٹلی پاکستان میں آلویز کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, بٹ اب جو بھی چارٹر آف اکانومی کی جو بات ہے نا, چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہم بات کی, جس کا بھی انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوا. ہم سب جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہے, ہم سب کو جو ہے اس پہ زور دینا چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی ہو, اکانومی کی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں اس کے اوپر ایگری کر لیں. whoever the governments rule it, تاکہ اس کے اندر جو ہے نا رد و بدل نہ ہو, ہماری پالیسی ایک رہے, ایک پالیسی رہے. مطلب ہر پولیٹیکل جب گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسری پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں کہتی کہ یہ نہیں ہوا. ہماری پالیسی ایک کلیئر ہونا چاہیے, whoever rules the country, اور اس کو فالو کریں ایک پروگریشن کی طرح. پورا 5 سال کا 10 سال کا پلان ہو کہ اکانومی میں ہم نے یہ اپنے جو ہے نا KPIs اچیو کرنے ہیں, اس کے اوپر ہمیں بڑا زور دینا ہے بیسیکلی. رائٹ سر, میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اسٹیل سیکٹر کے اوپر پلیز ذرا تھوڑا سا اور فوکس کروائیں اور ناظرین کو بتائیں کہ ایکچولی لوپ ہول ٹیکل کیے جاتے ہیں لیکن نیو جو ویوز ہیں وہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, اسٹیل مل 2007 میں انفارچونیٹلی ایک دفعہ 2006 کے اندر اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, بٹ کورٹ کی وجہ سے رکی, وہ چلیں پرانی بات ہو گئی. ایک پرائیویٹائزیشن 2014 میں شروع ہوئی, 2015 میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل ٹرموائل ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ہم بالکل قریب اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے, اب رک گیا. پھر جب نئی گورنمنٹ آئی 2018 میں, تو پہلا پروسیس یہ تھا کہ اس کو ریوائیو کریں اینڈ پرائیویٹائز نہ کریں, بٹ دین آفٹر 1.5 year پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں, وی وانٹ ٹو اگین پرائیویٹائز اٹ. تو 2020 کے اندر 2019 کے اینڈ میں یہ پروسیس شروع ہوا ہے, اور اب ہم پھر کووڈ بھی آیا, اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ تو آیا, بٹ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 انویسٹرز ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے اس کو لینے کے لیے. اور ابھی جتنے لوز اینڈز ہیں آپ کے, اس میں آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اوور آل دیکھا یہ جا رہا تھا کہ ڈیفیسٹ میں یہ ادارے جا رہے تھے اور ان کو کافی حد تک یہ بھی الاؤ ہے. پبلک جب یہ کنسیڈر کیا ہم نے پرائیویٹائزیشن کا, تو یہ اسپیکٹ بھی جو ہے پبلک پرائیویٹ کا بھی دیکھا گیا اور پرائیویٹائزیشن کا بھی دیکھا گیا, بٹ دین جو اسسمنٹ تھی فائنینشیل ایڈوائزر کی تھی, گورنمنٹ کی تھی, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں, اس کو ہم پرائیویٹائز کریں گے, اس کے بعد ہے. تو اب یہ اس وقت جو ہے انویسٹرز جو ہیں وہ ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں اس کے اندر. اس میں جیٹی کا بھی ہے, آپ کا ہے لینڈ جو لیز کی ہے اس کا بھی ہے, پانی کی چیزیں بھی ہیں, اور بہت سارے چیلنجز اس کے اندر ہیں. تو اس کو جو بھی پارٹی جو اس کا انٹرسٹ ہوگا وہ پہلے تو اس کو ری سٹارٹ کرے گا, کیونکہ 2015 سے یہ فیکٹری بند ہے, اور 1.1 ملین کی کیپیسٹی, اس کی 1.1 ملین ٹن کی کیپیسٹی ہے. پہلے تو اس کو ریوائیو کرے گا اور اس کے بعد اس کی کیپیسٹی بلڈ کرے گا. بٹ جو دنیا کے اندر اس وقت چینج ہوا ہے کہ کیپیسٹیز جو ہیں وہ اکانومیز آف اسکیل کے اوپر گیم ہے آپ کا. تو میرے اپنا یہ ویو ہے کہ جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس کو فرسٹ گو کے اندر اس کو جو ہے کیپیسٹی ہائی کیپیسٹی پہ لے آئے گی, تاکہ وہ اس کو کمپیٹ کر سکے دنیا کے ساتھ ہے. بٹ اگین آپ کی بات ہے کہ دیر ہوئی ہے, بٹ اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی اسمالز کے جو ہیں اس کو سب چیز ریویو کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی ریسپیکٹ ٹو دا فیکٹ کہ کس طرح کون حکومت چلا رہا ہے, بٹ یہ چیزیں جو ہے وہ آگے جو ہے چلتی رہیں گی. رائٹ, میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ کی بات ہو رہی تھی سلیم صاحب, اور اس سے پہلے ظفر سبحانی صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ اپنا اوور ویو دیا ہے. لیکن پلاننگ ہو جاتی ہے, پلاننگ کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں, لیکن سم ٹائمز اس پلاننگ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشیٹوز ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں یا بڑے ان پاپولر ہوتے ہیں, جس کو لینے کی وجہ سے کافی تنقید کی جاتی ہے. اب جبکہ یہ انیشیٹو جیسے آج ہی نیوز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے آئی ہے اور بہت پازیٹیو نیوز آئی ہے, اس طریقے سے اور بھی پچھلے ہم تھوڑا 1 سال یا 2 ایئرس بیک جائیں تو یہاں پہ کچھ ایسے ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں جن کے بہت اچھے نتائج آئے ہیں, چاہے وہ پالیسی ریٹ کو کنٹینیوس بڑھانا ہو اور پھر اگریسولی کم کرنا ہو, یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز ذرا پلاننگ کے حوالے سے کچھ بتائیے. جی دیکھیں, میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہمیں ان پاپولر ڈیسیجنز تو لینے پڑیں گے. جو ہمارے ملک کا ایک نظام اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے اور بہت ہی ایڈہاکزم کے اوپر چلا آ رہا ہے کہ کسی وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی XYZ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے یا اپنے ووٹ بینک اس کو بنانے کے لیے وہ ایسے شارٹ ٹرم انیشیٹوز لیتے ہیں اور شارٹ ٹرم ڈیسیجنز لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی وقتی پاپولیرٹی میں تو اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم بیسس پہ اس میں ملک پہ اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھیں کہ میں تو ذاتی طور پہ بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ ٹیکس بیس آپ کو بڑھانی چاہیے. ٹیکس آپ کا نیٹ آپ
जब तक नहीं बढ़ेगा तो तब तक आपका मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। कब तक हम ये IMF के कर्जों पे और ये हम बाहर के मुल्क के कर्जों के ऊपर चलते रहेंगे, कर्ज पे आप चलेंगे तो अल्टीमेटली इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे बैक करना होगा, आपको प्रिंसिपल भी पे बैक करना होगा, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। तो नंबर 1 तो पहली चीज एक अनपॉपुलर डिसीजन जो मेरे ख्याल होना चाहिए था, उस पर कुछ काम हुआ भी, लेकिन ये कि इसके अंदर अभी बहुत सा काम होना था। लेकिन टैक्स पेयर्स भी बढ़ने चाहिए, टैक्स पेयर्स आपके बढ़ने चाहिए। एक्चुअली बात यही है कि टैक्स बेस, मैंने कहा कि वर्ड यूज किया था कि टैक्स बेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। सर्टनली ये एक पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा और जो भी वक्ती गवर्नमेंट होगी जो ये काम करेगी उसको इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं, अभी PIA का इसका स्टील मिल का जिक्र हो रहा था, देखिए हुकूमत का काम नहीं है कि वो इदारों को चलाए, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है, दुनिया भर में काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और हमने ये चीज़ देखा कि दुनिया में अगर आप देखें ओवरऑल आपकी एयरलाइंस कहीं पे आपको लॉस में जाती हुई यूजुअली नजर नहीं आती। स्टील इंडस्ट्री का तो सवाल ही नहीं पता होता कि दुनिया में कहीं लॉस में जा रही हो, लेकिन हमारे यहाँ स्टील मिल, हमारे यहाँ PIA, ये वो सफ़ेद हाथी हैं जिसको वाइट एलिफेंट्स कहते हैं, सफ़ेद हाथी कहा जाता है। तो ये वो इदारे हैं जिन्होंने आपकी मुल्क की इकोनॉमी का पट्टा बैठा दिया है। इसकी वजह से इनको फीड करने के लिए, इनको सस्टेन कराने के लिए आपको एक अपनी इकोनॉमी में से आपको एक कैश का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्फ्लक्स करना पड़ता है, जिसको अगर आपको ख़त्म करेंगे तो यकीनन वो अनपॉपुलर डिसीजंस होंगे। लेकिन किसी न किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और मैं ज़फ़र साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमें अपने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें अपना बनाना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए और इस चीज़ को हम ना अपने पॉलिटिकल स्लोगन के लिए यूज़ करें, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, ना इस चीज़ के ऊपर हम किसी किस्म की सियासत करें। और जो भी कड़वे डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आज आप कड़वे डिसीजंस लेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको 10 से 15 साल के बाद जाके मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कोई अच्छी चीज़ छोड़ के जाने की और पॉलिसीज जो हो वो आपके लिए कम से कम 30 इयर्स 15 इयर्स की हो, इससे कम ना हो। सर मजीद बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंसेस क्या रही। मंडे के दिन 43,933.56 के लेवल पर क्लोजर रहा। 382.42 मार्केट में गेन्स देखे गए एंड 132.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन मार्केट में अगेन गेन्स देखे गए। इट मींस कि आप देख रहे हैं एक अच्छी हेल्दी पूरा वीक दिखाई दे रहा है। 44,438.7 पे क्लोजर रहा। 505.14 पे पॉजिटिव गेन्स देखे गए। 268.81 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड नेक्स्टली वेडनेसडे के दिन 44,337.56 पे क्लोजर रहा। 101.14 का डिक्लाइन। इट मींस कि आप कह सकते हैं समहाउ एक कंसोलिडेशन प्रोसेस 44,000 के लेवल को देखा गया। माइनर सा 344.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। थर्सडे के दिन दैट इज यस्टरडे 44,928.83 पे क्लोजर रहा। 591.27 पॉइंट्स गेन किए गए। इट मींस कि एक 500 पॉइंट्स का सेकंड टाइम गेन्स इस वीक के अंदर देखा गया। 415.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें तो पूरे वीक के अंदर थर्सडे के दिन यानी कि कल के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स भी देखे गए हैं। फ्राइडे के दिन आज मजीद मार्केट ने जो है वो अपने मोमेंटम को फर्दर कंटिन्यू करके पॉजिटिविटी को, बुल रन को काफ़ी हद तक एक सस्टेन किया, स्टेबल किया। 45,152.11 पे क्लोजर रहा। 223.28 पे मार्केट में जो है वो गेन्स देखे गए। 389.11 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। इट मींस कि इस वीक के अंदर तकरीबन 1000 या 1500 पॉइंट्स का इजाफा ओवरऑल देखा गया है। और इसके साथ साथ ये भी बात की जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वीक के अंदर 1% के करीब जो है वो मार्केट में जो है वो पॉजिटिविटी देखी गई। इट मींस के मंथ ऑफ मार्च को समराइज़ किया जाए तो एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी जाती है। और यहाँ पर ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी जो आज न्यूज़ आई है उसका भी एक इम्पैक्ट लाजमी है कि आज की मार्केट में देखा गया, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ आती हैं ये पॉजिटिव जेस्चर होता है, मार्केट इसको बहुत कंटिन्यू करती है, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी वेलकम करते हैं ऐसी चीज़ों को। सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुबहानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सुबहानी साहब, अभी जो ओवरऑल हम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे और प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे थे, प्लानिंग के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सब्सिडाइज भी की हैं, लेकिन समहाउ कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो आपको आपके इनिशिएटिव्स लेने से आपको हर्डल बन जाते हैं। जैसे IMF का प्रोग्राम है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें सब्सिडाइज थी, कुछ चीज़ों में हमने लीनियंसी दी हुई थी, लेकिन होता ये है कि क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में थे तो हमें वो फ़ौरन बैकफुट होना पड़ा। ये चैलेंजेस और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर लें अगर कोविड की सिचुएशन। देखें इस तरफ जो इस तरह महंगाई जिस वक्त है इसके अंदर गवर्नमेंट का जो एक्शन था कि जो रिलीफ दें आपका पेट्रोल की प्राइस में और बिजली की प्राइस में, वो आज के हालात के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बेसिकली IMF को बात पसंद नहीं आएगी आपकी, लेकिन उसमें एक चैलेंज आता है कि टारगेटेड जो है ना सब्सिडी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो सब्सिडी ये जो अभी भी जो सब्सिडी के अंदर है
کہ मासेस को जो है वो सब बेनिफिट मिल रहा है। कोशिश की है गवर्नमेंट ने अंदर, बिकॉज बेनिफिट जो है अगर आप सबको देंगे आपके, तो वो एक लॉजिकल नहीं है, वो सब्सिडी आपकी बढ़ जाती है। आप मेजर्स गवर्नमेंट जो है, अभी तो डाटा बैंक को इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उसको डाटा बैंक को और पूरा सिस्टम को यूज करें कि सब्सिडी, अगर पेट्रोल की सब्सिडी है तो आप उन लोगों को दें जो वाकई डिजर्व करती हैं इसके अंदर। इस तरह बिजली की है, तो ये आज के हालात के अंदर आप देखें, रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर जो है वो एक रिलीज होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो मासेज हैं हमारी, एग्जैक्टली सर, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री काफी रिलीफ होते हैं। इस पे भी बात करेंगे सर। मार्केट टेक के लिए हमारे पास शाहिद अली हबीब साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, सीईओ ऑफ आरिफ हबीब लिमिटेड। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। शाहिद साहब, मार्केट में बड़ी एक सेलिब्रेशन देखी गई है इस वीक के अंदर। अगर हम कहें कि जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो आरडीए के हवाले से आज देखी गई हो या इससे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी देखी गई हो, कितना इंपॉर्टेंट है सर मार्केट के लिए ऐसी न्यूज़ और मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस होना? देखिए, ये जो आपने आखिर में कहा ना कि मार्केट में कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मार्केट हमेशा जो भी अनसर्टेनिटीज होती है ना, उसको मार्केट लाइक नहीं करती। चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे पॉजिटिव न्यूज हो या नेगेटिव न्यूज हो, मार्केट को चाहिए सर्टेनिटी। और ये सर्टेनिटी अब मार्केट में आ रही है। जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मार्केट में क्लियर होती जा रही है, जाहिर है क्लियर होती जा रही है, और मार्केट उसको डेफिनेटली उसको अकॉर्डिंगली जो है वो इवैल्यूएट करके सारे इन्वेस्टर्स उसको उसकी अपॉर्चुनिटीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से मार्केट का जो मार्केट में हमने विटनेस किया है, नया इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में आ रहा है फ्रॉम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज नाउ दे आर पुटिंग मोर लिक्विडिटी इनटू द इक्विटीज। और उसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, अब देखें ना, दो ही इश्यूज थे, पॉलिटिकल इशू था और इकोनॉमिक इशू था। अदरवाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी जा रही है। तो जाहिर है मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। राइट, फायदा तो उठा रहे हैं और ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो है वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। सर, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि अब जबकि जो वीक आ रहा है, एक पॉजिटिव ग्रोथ भी देखी जा रही है, रमज़ान सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, हिस्टोरिकली थोड़ा सा रमज़ान में स्लो एक्टिविटी हो जाती है, क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को जो वेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए? मेरे ख्याल से तो रमजान में मार्केट स्लो होती है, लेकिन इस वक्त मार्केट इतनी नीचे आ गई थी, जो है 47-48,000 के मार्केट जो है 43 पे चली गई थी, अब 45 पे आ गई है। तो मार्केट के नंबर बड़े अच्छे हो गए हैं, सारी कंपनी की अर्निंग बहुत ही अच्छी आई हैं। तो मुझे तो लगता है कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगी और सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल और also foreign investors will also start investing in the market. मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रमजान के महीने में भी एक्टिविटी रहेगी। राइट, रमजान के महीने में एक्टिविटी रहेगी और ऑब्वियसली ईद के बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा ही मार्केट में विटनेस किया जाएगा। सर, क्या ट्रिगर न्यूज है जो आप समझते हैं कि मार्केट को और ज्यादा बूम दे सकती है रिसेंट में? कौन सी ट्रिगर न्यूज आप समझ रहे हैं सर जो अभी मार्केट को बूस्ट कर सकती है ज्यादा? देखिए, मार्केट में जो अक्रॉस द बोर्ड जो सेक्टर्स हैं ना, वो सारे ही अच्छे हैं। जैसे सिक्लिकल हो गए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, सीमेंट, स्टील, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस, जिसमें जाहिर है अगर ऑयल की प्राइस थोड़ी सी भी नीचे आती है तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ईज होना शुरू होगा। और जाहिर है अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी अप्रैल में ड्यू है, उसमें जाहिर है हमारा टी बिल का रेट और इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मार्केट ऑलरेडी हायर इंटरेस्ट रेट भी अज्यूम करी हुई है, मतलब ये ऑलरेडी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टेक इनटू अकाउंट किया हुआ है। तो एक तो फर्क पड़ेगा कि पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ सकता है, और इसके अलावा मार्च के नंबर्स बड़े अच्छे होंगे इंशाल्लाह। राइट, चलें जी, लास्ट सर क्वेश्चन, एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को क्या अभी मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी रखें? मार्केट में स्ट्रेटेजी एक ही रखें, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, जो सबसे अच्छी रिटर्न्स आपको देंगे इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। अभी मार्केट का प्राइस एंडिंग मल्टीपल 4.6-4.7 टाइम्स है,
जी। और ये मार्केट का लोएस्ट मल्टीपल है, तो बस मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें। ये एग्जैक्टली सर, और रीजन में बिल्कुल चीप मार्केट हमारी दिखाई देती है। शाहिद साहब, वेल थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यही हमारा स्लोगन है एक्चुअली कि मार्केट के अंदर अवेयरनेस दें और इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर आएँ और एक्चुअली अपनी सेविंग की जो है वो आदत को कंटिन्यू करें, क्योंकि सेविंग आप करेंगे तो वो आपके कल काम आएगा। आप ज़्यादा सेविंग नहीं, बल्कि मार्केट के अंदर आप थोड़े थोड़े अमाउंट से भी सेविंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट या डिफरेंट सेविंग जो आपके पास जगहें होती हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट रिक्वायर होता है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसी कोई आपको जो है वो कोई कंडीशन नहीं है। तो सुभानी साहब भी मौजूद हैं और सलीम साहब भी, उनसे मजीद बात करते हैं। सलीम साहब, एक तो ये पी मल्टीपल की बात की, इतनी लो प्राइस जो है वो प्राइस के ऊपर अब जो है ना वारा खाता है कि जो है ना इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। और शाहिद की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर ये एक पॉलिटिकली थोड़ी चीज़ें जो है इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी तो लोग जो है ना इस पे, जिस तरह पूरा हफ्ता आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट आई इसके अंदर है, जबकि पॉलिटिकली चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो आई थिंक दैट मार्केट 43 से 45 पे आ गई है और मार्केट में रूम है एंड आई थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट। एंड डॉलर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी वीक तो हुई है। राइट सर जी, वैल्यूएशन के ऊपर बात हो रही है तो सलीम साहब आपसे मैं वैल्यूएशन के हवाले से पूछना चाहती हूँ। आज डॉलर ने न्यू हम कह सकते हैं कि हाई पाकिस्तान में फिर बनाया है, 184 के अराउंड जो है वो रुपी ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए और कहाँ देख रहे हैं आप वैल्यूएशन ऑफ रुपी? देखिए, हमारी यकीनन ख्वाहिश एज पाकिस्तानी तो यही होती है जितना हमारी करेंसी स्ट्रांग हो उतना हमें अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है। कई लोगों का ख्याल होता है कि डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है तो उससे एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, हालांकि ये बड़ी एक गलत कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर कोई एक्सपोर्टर भी है तो उसको भी अपनी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको उसी वक्त होता है जब आपकी करेंसी स्टेबल होती है या करेंसी आपकी जितनी स्ट्रांग होती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन हो रही है ये यकीनन हमारे लिए हर तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आप अनफॉर्चुनेटली अपना फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी फ्यूल की कॉस्ट है आपकी वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, आपकी जो लोन की पेमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कोई अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है। हमें किसी न किसी तरीके से हमें अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है। देखें, और इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के आपके यही रास्ते हैं कि आप अपनी टैक्स बेस आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ हैं दे हैव नेवर बीन वेरी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉलिसी दे तो दी गई है, लास्ट बिफोर 2 वीक्स हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की है। जी बिल्कुल की है। मैं आपसे यही कह रहा था कि हमारी जो डायरेक्शन थी वो एक हद तक हमारी, मैं समझता हूँ कि सही डायरेक्शन में हम जा रहे थे और हमारी ख्वाहिश यही कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करें और तमाम पॉलिसीज़, क्योंकि हमारी जब तक आपके यहाँ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। हम लोग बात करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की। यस, रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बाकी इक्विटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, उससे आपके यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, या तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है या फिर आपके यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हर तरह से इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके मुल्क के लिए सस्टेनेबल होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी इतनी ज़्यादा रॉबस्ट होनी चाहिए और साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना देते हैं, इंडस्ट्री को हम हमारे पास वो आए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अथॉरिटी के कुछ लोग आए थे, तो हमने से ये वाली बात की कि आप कमिट कर रहे हैं कि आप उनको गैस प्रोवाइड करेंगे, अनइंटरप्टेड बिजली देंगे। चले, बिजली की सूरत हाल ओवरऑल बेहतर है, आप पानी की सप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये सारी सप्लाईज मौजूद हैं तो आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज में क्यों नहीं देते थे? आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं जो कि पैकअप होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही हैं, तो आप उनको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि आपके यहाँ एक कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, आपका डॉलर भी आप देखिएगा कि खुदा न खास्ता ये इसी तरीके से अप्रिशिएट करता रहेगा, रुपया आपका डिवैल्यू होता रहेगा और आपकी इकोनॉमी को इसी तरह के डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे। राइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जी। एक मिनट सलीम साहब, मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, वो ये कि वैल्यूएशन की आपने बात की है, तो वैल्यूएशन के अंदर एटमॉस्फेयर की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल 200 जो है वो वैल्यूएशन ऑलरेडी डिसाइडेड या हम कह सकते हैं कि एनालिसिस हो रहा था, एनालिस्ट देख रहे थे, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शंस चल रही थी और वो ऐसा ऐसा करके आप देखें कि प्रेडिक्शंस अब सही होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑलमोस्ट हम उसके नज़दीक तो पहुंच ही गए हैं। तो अगर हम इसके नज़दीक आ जाते हैं या हम इसको अप्रोच करते हैं तो ये वंस अगेन वही वाली बात है जो मैंने की कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा और दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग हर्ड क्वाइट लाउडली इन द मार्केट के अभी 200 की तरफ हम जा रहे हैं। तो 200 के पास अगर जाता है तो ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डैमेजिंग थिंग।
आई एग्री کہ ڈالر جو ہے وہ ریئلسٹک لیول کے اوپر ہونا چاہیے. آرٹیفیشیل کنٹرول کرنا اس کو صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ ماضی میں بہت زیادہ آرٹیفیشیل کنٹرول کر کے آپ نے اس کو رکھا ہے, تو آرٹیفیشیل کنٹرول بھی اس کا صحیح نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اس کو ایکچولی اسٹرانگ بنانا پڑے گا, اور ایکچولی اسٹرانگ بنانے کے لیے میں نے آپ سے وہی عرض کیا کہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن از دی اونلی سولوشن, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا. رائٹ, ظفر سبحانی صاحب کے اوپر آتے ہیں. ظفر صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایف بی آر کا ریونیو تو بڑا, لاسٹ 3 دن میں ٹیلینور کا بینک اکاؤنٹ فریز ہوا, کل جو ہے وہ زونگ کا فریز ہوا. اگر دیکھیں نا یہ چیزیں کرتے ہیں تو ٹیلینور کے پاس ایک گلوبل کمپنی ہے, جب وہ انویسٹمنٹ کی اپنی ڈسکشن کرتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کنٹری ہے, یہ کنٹری ہے, یہ کنٹری ہے, اور میرے پاس 100 روپے ہیں, میں 100 روپے کو کہاں لگاؤں آپ کا. تو آئی تھنک ایف بی آر کا ریونیو تو بڑا, اور اس کی بہت سارے ریزن ہیں اور یہ ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہے مطلب بہت دفعہ جو یہ ایف بی آر کا اکاؤنٹ فریز کرنا اور کوئی ایم ایل سی کا اکاؤنٹ فریز کرنا, ایون پی آئی اے کا اکاؤنٹ بھی فریز ہوا نا, تو مطلب ایف بی آر اپنا کام ضرور کریں, بٹ اس طریقے سے لاٹھی نہ مارے کہ جو ہے نا چیزیں ساری رک جائیں. بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے ساری چیزیں. دیکھیں نا کسی کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے, میں ایک کمپنی کا سی او تھا, میں اس کمپنی کے اندر میرے تقریباً 2-3 ہفتے جو ہے سب سے بڑی پاور کمپنی پاکستان کی تھی, 3 ہفتے اکاؤنٹ ہمارا فریز ہوا تھا. آپ سوچ لیں کہ اس طرح کیا ہوتا ہے. ایف بی آر اپنا ریونیو کلیکٹ کریں, بٹ اس طرح نہ کریں تو کہ جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو ہے, کوئی چیز دیکھیں اچھی کوئی نہ ہو, کوئی چیز رانگ ہوتی ہے نا, اس کا امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول میں نہیں آتے. رائٹ, یہ وہی بات ہے جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جب آیا تھا تو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے یعنی کہ لوکلز کے لیے بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ بھی آن لائن اکاؤنٹ کھلوا لیں, اور اس کے کافی عرصے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سہولت اکاؤنٹ کی جو ہے وہ ایک فیسلٹی آئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیسلٹی پاکستانیز بھی اویل کر رہے ہیں اور پاکستانیز کے لیے آئی. اسی طریقے سے جو ظفر صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایف بی آر کی جو یہ ہیں کانفلکٹس یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کراس دی بارڈر جو پاکستان سنگل ونڈو کا انیشیٹو لیا گیا ہے, اسی طریقے کا اگر پاکستانی لوکلز کے لیے بھی کوئی انیشیٹو ہو تو وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے تھرو ہم کوئی بھی ایشو, کوئی بھی چیلنج, کوئی بھی اپنی کمپلین لانچ کرتے تھے. سچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا ایسے ایشوز کریٹ کر رہا ہے یا پھر کوئی مڈل مین ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے, جیسے پاکستان سنگل ونڈو کراس دی بارڈر اوورسیز پاکستانیز کے لیے آیا ہے. دیکھیں پالیسیاں تو بہت اچھی بن رہی ہیں, بہت ساری پالیسیاں اچھی بنی ہیں, بنتی رہی ہیں, بٹ سب سے بڑا فقدان ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن میں ہم, اور امپلیمنٹیشن ان اے کمپلیٹ وے, آپ امپلیمنٹیشن کرتے بھی ہیں تو پورا کرتے نہیں ہیں اس کے اندر. آپ جیسے کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک اچھی جو بات ہے اس وقت, جو آپ نے اصل جو یہ ہے کہ اگر آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑھے تو 44 انڈسٹریز ہیں جو اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک ہے آپ کا. اب اچھی بات یہ ہے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں بینکوں کے, جو گورنمنٹ نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ کو اپنی فائنینسنگ کے اندر اتنا اماؤنٹ تو آپ نے فائنینس کرنا ہی کرنا ہے آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر میں, اگر پینلٹی ہوتی ہے تو. یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو ٹائم لگتا ہے, یہ اس کو 2 سال پہلے آئی, بٹ الحمدللہ لاسٹ 3-4 مہینے کے جو نمبرز آ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو جو بینکوں نے فائنینسنگ کی ہے, اور جو چھوٹی جو آپ کے مڈل کے لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ آپ فائنینسنگ کو اویل کر رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. بٹ اگین جو چیزیں بھی ہوئی ہیں لاسٹ 3 سال میں یہ ہے, اصل اس کا سکسس جب ہوتی ہے جب اس کو انٹائرٹی میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور سارے سٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رہیں. اب کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر کہتا ہے کہ میرا کیا بنے گا آپ کا, مطلب اٹ کین بی اے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز, اٹ کین بی گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز, سارے اسٹیک ہولڈرز, کوئی بھی اکانومک پالیسی ہوتی ہے اس کو ساتھ ایک مل کے کریں, بیکاز اس میں جو ہے نا پاکستان کی جو ہے نا, ابھی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ڈفرینٹ ہم نے اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے ہیں, اور اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے تو ایک ینگ بلڈ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں, تاکہ جب انیشیٹیوز لیے جائیں تو اس کو ایک فلفل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہو موجود. اس کے بارے میں ینگ بلڈ آئے ہیں, کام کیا ہے, ان کو کوپریشن نہیں ملی ہے. آپ کی بہت سارے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن 2-3 کیسز آئے ہیں, بٹ وہ سسٹم میں جب گئے ہیں, بیوروکریسی کا چیلنجز ہیں آپ کے, ان کو وہاں سے کوپریشن نہیں ملا ہے, دوسرے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سیکریفائز کیا ہے, پاکستان میں آئے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی فزل آؤٹ ہو گئے ہیں. ہمارے سسٹم میں یہی ہے نا کہ آپ جو ہے جب کسی کو لائیں تو اس کو ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ بھی دیں, اور